आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। भारत ईरान के व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन नेतन्याहू से मोदी की मोहब्बत कहीं हमारे देश भारत को भारी ना पड़ जाए। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। ईरान इजराइल टकराव से आप सब वाकिफ और लगातार हम वीडियो के जरिए आप तक हर सिचुएशन, हर स्थिति को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अब तक चाहे ईरान हो, इजराइल हो, लाखों लोग वहां पर मारे गए हैं और लगातार जो तबाही का मंजर है वो देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या मोदी नेतन्याहू की जुगलबंदी या निजी दोस्ती देश हित से बड़ी है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इजराइल और ईरान के बीच जारी गतिरोध को लेकर क्या ताजा जानकारी है वो भी मैं आपको बता दूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 7वां दिन है। जंग के दौरान ईरान और इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने ईरान के 21 राज्यों में अभी तक हमले किए हैं और इजराइल के इन हमलों से ईरान में व्यापक तबाही का जो मंजर है वो देखा जा रहा है। मानवाधिकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की अगर माने तो 14 जून से शुरू हुए हमलों में अब तक कम से कम 639 लोग मारे जा चुके हैं, 1329 घायल हुए हैं। अभी तक इस लड़ाई में कुल मृतकों की संख्या 1968 हो गई है। हराना ने यह आंकड़े पूरे देश के लिए जारी किए हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया है कि मृतकों में कितने आम नागरिक हैं, कितने सैन्य कर्मी हैं। गुरुवार की बात करें, आज की बात करें तो आज के हुए हमलों में इजराइल ने तेहरान, शिराज, अराक के हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया, लेकिन अभी तक पूरी तरह नुकसान का जो डेटा है वो मौजूद नहीं है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान ने इजराइल कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं, जिनमें तेल अवीव, हाइफा, रामत गान और रिशोन लेजियन जो है वो शामिल है। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान की सूचना दी है। तबाही का मंजर जारी है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस हिंसा को रोकने और शांति वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है। लेकिन फिलहाल दोनों देशों की स्थिति अगर देखें, दोनों देशों के बीच के टकराव की स्थिति देखें तो संघर्ष लगातार जारी है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। 13 जून 2025 ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर जंग का बिगुल बजा। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है वो पिछली लड़ाइयों से अलग है। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसपे हमें बात करनी है। इसमें सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरा मध्य पूर्व अमेरिका, रूस, अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी जो है वो खिंचता नजर आ रहा है। भारत की स्थिति बेहद पेचीदा है। एक तरफ उससे ऐतिहासिक और व्यापारिक साथी ईरान है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की यारी इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी है। अब ये सवाल उठता है कि क्या मोदी की इजराइल पर जरूरत से ज्यादा झुकाव भारत की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष नीति को डगमगा रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा फलस्तीन के अस्पतालों को निशाना बनाता रहा है, हमला करता रहा था, आम शहरी आबादी पर हमला करता था। जब ईरान ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देने शुरू किए तो दुनिया भर के देशों को और अंधभक्तों को मानव अधिकार याद आने लगा है। क्यों? क्या आप भूल गए कि गजा का वो मंजर जहां फलस्तीन के अस्पतालों पर इजराइल के हमले के बाद मासूम बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी रहती थी, सैकड़ों महिलाओं की जान उसमें चली गई, सैकड़ों महिलाओं के सामने उनके बच्चे जलावतन हो गए। ये कहीं ना कहीं बेहद विचारणीय है और आज हम इसीलिए ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है कि भारत आखिर किस ओर स्टैंड लेता है। मैं इसी विषय पर आना चाहती हूँ, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स मैंने इसलिए गिनाए हैं क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। भारत और ईरान के संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो चबहार बंदरगाह का मुद्दा हो या भारत की तेल जरूरतें। ईरान एक अहम साझेदार रहा है। 2010 तक भारत अपनी 12% क्रूड ऑयल जरूरतें ईरान से पूरी करता था। अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल आयात 2019 में शून्य हो गया, लेकिन मोदी सरकार ने इसका कोई मजबूत विकल्प अब तक नहीं दिया है। चबहार से प्रोजेक्ट पर काम धीमा पड़ा है और अब जब ईरान युद्ध में उलझा है तो भारत का सामरिक लाभ भी कहीं ना कहीं फिसलता दिख रहा है और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मोदी नेतन्याहू की जुगलबंदी, क्या ये निजी दोस्ती देश हित से बड़ी हो जाती है? ये बड़ा सवाल है,
प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कैमरे में मुस्कुराती तस्वीरें अब आम हो गई है। मोदी का 2017 का इजरायल दौरा हो या नेतन्याहू का भारत आना, इसे ऐतिहासिक मित्रता का एक नाम दिया गया। लेकिन क्या ये व्यक्तिगत बॉन्डिंग भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है? इजराइल जो आज फलस्तीन के खिलाफ जंग और मानवाधिकार हनन का प्रतीक बन चुका है, उसके साथ मोदी की नजदीकी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। जी हाँ, नुकसान पहुंचा रही है और मोदी जी को इस पर गौर फरमाना होगा। संयुक्त राष्ट्र G7 में भारत का स्टैंड, कथनी और करनी में जो फर्क है हमने देखा है। भारत संयुक्त राष्ट्र और NAM जैसे मंचों पर फलस्तीन के पक्ष में वोट करता रहा है। G7 जैसे विकासशील देशों के समूह में भारत हमेशा मानवीय मूल्यों की बात करता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार इजराइल को हथियार खरीद में वरीयता देती है, इंपॉर्टेंस देती है, वहां के टेक स्टार्टअप्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती जा रही है। यानी भाषण ईरान और फलस्तीन के पक्ष में, लेकिन कार्रवाई इजराइल के साथ। यही विरोधाभास भारत को धीरे धीरे अपने पुराने सहयोगियों से दूर कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध और भारत की चुप्पी कूटनीतिक दबाव है या कुछ और? ये सवाल है। 13 जून को इजराइल ने सीधा हमला कर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने इजराइल से कई शहरों में मिसाइलें बरसा दी। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आना क्या जतलाता है? न शांति की अपील, ना युद्ध विराम की मांग। क्या भारत अमेरिकी दबाव में चुप है या फिर मोदी सरकार नहीं चाहती कि नेतन्याहू की आलोचना से रिश्ते में खटास आए? ये चुप्पी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की नैतिक ताकत को कमजोर कर रही है या ये कहीं कमजोर करती है। अमेरिका, सऊदी और इजराइल नए ध्रुव में भारत का जो झुकाव है उसका क्या इंपैक्ट है? बीते एक दशक में भारत ने अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के नए ध्रुव की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। रूस, ईरान और चीन जैसे पुराने रणनीतिक साझेदारों से दूरी बढ़ी। भारत आज क्वाड और कई ऐसे अमेरिका प्रायोजित मंचों पर सक्रिय है। लेकिन ये झुकाव कहीं भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित न कर दे। ईरान के साथ जब पूरा इस्लामी विश्व खड़ा है, उस समय भारत की तटस्थता से हटकर रवैया उसे क्षेत्रीय नेतृत्व की दौड़ से बाहर कर सकता है। क्या मैं गलत कह रही हूं? घरेलू राजनीति का असर, मुस्लिम जनभावना और राजनीतिक मौन या चुप्पी, ये भी बड़ा कारण है। भारत में ईरान और फलस्तीन को लेकर आम मुस्लिम जनमानस संवेदनशील रहा है। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर जब दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं तो भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नाराजगी देखी जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर मौन साधा हुआ है, चुप्पी साधे हुए। ये चुप्पी अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करती है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव की रणनीति हो सकती है या वोट बैंक की राजनीति। लेकिन यही मौन घरेलू रूप से सामाजिक विभाजन को और बढ़ा सकता है। क्या भारत को ईरान से दूरी भारी पड़ेगी? यदि भारत ईरान से दूरी बनाता है तो इसके सामरिक और आर्थिक दोनों नतीजे हो सकते हैं। चाबहार बंदरगाह जो भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच का एक बड़ा जरिया बन सकता है, वो चीन या रूस के प्रभाव में जा सकता है। ईरान अगर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर नया गुट बनाता है तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये वो लूप होल है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तेल संकट, व्यापार घाटा और कूटनीतिक अलगाव भी एक बड़ी वजह। ये सब उस इमोशनल डिप्लोमेसी की कीमत बन सकते हैं जो मोदी नेतन्याहू की दोस्ती के नाम पर चुकाई जा रही है। इसीलिए मैं आज ये दोस्ती पर सवाल उठाती। भारत को जरूरत है अपनी पुरानी संतुलनकारी विदेश नीति पर लौटने की। अगर भारत ईरान से दूरी बनाता है तो इसके सामरिक और आर्थिक दोनों नतीजे हो सकते हैं। चाबहार बंदरगाह जो भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच का जरिया बन सकता है, वो चीन या रूस के प्रभाव में जा सकता है। ईरान अगर पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर नया गुट बनाता है तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। देखिए, इस दोस्ती की कीमत चुकाई जा रही है क्योंकि तेल संकट, व्यापार घाटा और कूटनीतिक अलगाव, ये सब उस इमोशनल डिप्लोमेसी की कीमत बन सकते हैं जो मोदी नेतन्याहू की दोस्ती के नाम पर चुकाई जा रही है। और भारत की स्थिति इतनी पेचीदा होती जा रही है। ऐसे में समाधान ये है कि भारत को जरूरत है अपनी पुरानी संतुलनकारी विदेश नीति पर लौट आने की, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान, रूस, चीन के बीच संतुलन बनाया जाए। हमें ना तो नेतन्याहू की युद्धोन्मादी राजनीति का हिस्सा बनना है और ना ही ईरान को अकेले छोड़ना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट बयान देना चाहिए, युद्ध नहीं, शांति, आक्रमण नहीं, वार्ता, चाबहार, तेल, कनेक्टिविटी, इन सब में भारत का भविष्य है और वो सिर्फ
ईरान के सहयोग से ही संभव है और ये समझना पड़ेगा सत्ता के राजदानों को, मोदी जी को। यही वजह है कि मोदी जी को पर्सनल डिप्लोमेसी से अब बाहर निकलने की जरूरत है। अंत में यही सवाल मैं उठा रही हूं कि क्या भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री की पर्सनल बॉन्डिंग पर आधारित होनी चाहिए या फिर राष्ट्रहित और क्षेत्रीय नेतृत्व के सपनों पर। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, भारत को अपने हित ईरान में, फलस्तीन में और एशिया की स्थिरता में देखने चाहिए, ना कि इजराइल के सैन्य ठेकेदारों की खुशियों में, अमेरिकी दबाव में। 13 जून का ईरान इजराइल युद्ध हमें चेतावनी देता है, दुनिया बदल रही है, भारत की को भी तटस्थता और संतुलन की अपनी नीति पर लौटना होगा, वरना एक दिन हम खुद को दुनिया में अलग थलग खड़ा पाएंगे। जिसके चलते अब भारत को सत्ता के नुमाइंदों को, जो देश चला रहे हैं, जो विदेश नीति की बात करते हैं, भारत के हित की बात करते हैं, उन्हें खुलकर आना होगा, खुलकर आगे आना होगा और अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नजरें भारत पर हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं दी जा रही है। मोदी जी क्या फंस गए हैं आप? जो आप विदेश नीति की बात करते हैं, जो आप विदेशी दौरा करते हैं और फिर आप और आपकी पार्टी उसका खूब बखान करती है, क्या ये है आपकी विदेश नीति? अब आप आगे आइए और इस पे अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि ट्रंप का हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो डिप्लोमेसी रवैया अपनाते हैं। आप अमेरिकी दबाव में इस तरह के कदम ना उठा रहे हैं और अपने जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत और भारतवासियों पर एक बड़ा असर डालता है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी तमाम बातें, इस वीडियो में जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, आप समर्थन करते हैं, आपको क्या लगता है, आपके जहन में क्या आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं इस बात को समझे कि अभी तक कोई स्टैंड इस पूरी स्थिति में ना क्लियर करना कहीं ना कहीं भारत के लिए उसे एक बड़ी पेचीदगी में डाल सकता है, और ये चुप्पी, ये मौन अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। आगे भी मैं इस पूरे युद्ध की परिस्थिति में जिस तरह से ईरान और इजराइल का टकराव जारी है, उस टकराव से जुड़ी वीडियो आपके पास लाती रहूंगी। फिलहाल इस वीडियो में, इस चर्चा में यही विराम लगाते हैं। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।